हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे प्रजातियां एवं जनजातियां। प्रजातियां और जनजातियां यह एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रजातियां और जनजातियां। देखिए, हम इसमें कहाँ किस किस चीज़ों पर नज़र रखेंगे कि संविधान में इसमें इसके बारे में क्या कहा गया है और हमें इनकी क्या खासियत है और भारत में क्या प्रमुख प्रजातियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। भारत की प्रमुख प्रजातियाँ रेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेसेस ऑफ इंडिया। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति निग्रो है। इसके बाद प्रोटोस्टेरिया एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ और सबसे अंत में नॉर्डिक प्रजाति का आगमन हुआ। प्रोटोस्टेरिया, ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक बार ये भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी। तो ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय ये दूसरे नंबर में पहले नंबर और दूसरे नंबर की जो प्रजाति थे उन्होंने मिलकर ही इसकी शुरुआत की थी। हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में 4 प्रकार की प्रजातियाँ अस्तित्व में, जिसे हम कह सकते हैं नंबर 1 पर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, दूसरा भूमध्य सागरीय और तीसरा आल्पाइन, थोड़ा दिखने में यहाँ दिक्कत है आल्पाइन, और चौथे में अगर हम बात करें तो मंगोलियाड। ठीक, आगे देखते हैं। डॉक्टर BS गुहा ने, ये नाम याद रखना है, कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है। डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को 6 प्रमुख प्रजातियों में विभक्त किया और सिंधु घाटी सभ्यता ने कितने में? 4 में। तो पहली आपकी निग्रो, दूसरी आद ऑस्ट्रेलियाड, तीसरी मंगोलियाड, चौथी भूमध्य सागरीय और 5वीं चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष, और छठी आपकी है नॉर्डिक। इनका क्रम आपको याद रखना है। अगर आप इनका क्रम याद रखेंगे तो शायद यहाँ से आपको इसे सार्थक क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो BPSC, PCS और RO जैसे परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम पूछ लिया था कि निम्न में से इसका याद रखना BS गुहा को, कि मानव जनसंख्या को कितने 6 आधारों पर किसने रखा है मुख्य प्रजातियों को, तो वो आपका नाम हो सकता है BS गुहा। तो इसमें पहली जनजाति है निग्रो, दूसरी है आद ऑस्ट्रेलियाड और तीसरी मंगोलियाड, चौथी भूमध्य सागरीय और 5वीं चौड़े सिर वाले पाश्चात्य, लघु शीर्ष भी कहते हैं इनको, और 5वीं हो गई, छठी हो गई आपकी नॉर्डिक। इनके हम बारे में एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इनकी क्या विशेषता है, क्या पहचान है। देखिए, पहली है आपकी निग्रो, निग्रिटो भी कहते हैं इसको। इसमें हम मुख्य प्रजातियां, निवास स्थान और विशेषता देखेंगे। तो निग्रो जो होती है, इसका निवास स्थान अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पहाड़ी के जंगलों, यानी पहाड़ी, ये जितने भी राज्य मैंने बताए हैं आपको, हमने बताए गए हैं कि अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं को हम निग्रो जनजाति के नाम से जानते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, कि इनकी पहचान क्या है। अगर हम इनके बालों पर नज़र मारें, बाल कैसे होते हैं, तो घुंघराले इनके बाल होते हैं। नाक की अगर देखें तो चौड़ी व समतल होती है। कद अगर देखें तो नाटा, यानी 105 सेंटीमीटर जो होते हैं, लगभग इतना होता है। त्वचा का रंग जो होता है काला होता है। गोल सिर एवं बाहर की ओर से निकला हुआ होता है जबड़ा, यानी जबड़ा जो होता है इनका बाहर को निकला हुआ होता है, और सिर जो होता है वो कैसा होता है, वो गोल होता है। ठीक है, अगली जाति देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जिसे आद ऑस्ट्रेलियाड भी कहते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जिसे हम आद ऑस्ट्रेलियाड भी कहते हैं। तो इसमें क्या है आपका, मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर भारत में पाए जाते हैं। और बाल जो हैं वो लहरदार होते हैं। नाक चौड़ी चपटी नीचे की ओर दबी होती है। अन्य लक्षणों में निग्रो के समान होते हैं। जो हमने पीछे पड़ी थी निग्रो जनजाति, उन्हीं के समान अन्य लक्षण इसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगोलियाड जनजाति या प्रजाति कह सकते हैं मंगोलियाड,
इसका जो निवास स्थान है वो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य में। तो मंगोलियाड जो हमारे हैं वो कहाँ पर है? लद्दाख, सिक्किम। आप सोच पा रहे होंगे कि पश्चिम वाले जो क्षेत्र है और पूर्व उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगर हम इनकी विशेषता देखें तो शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं, सपाट चेहरा और गालों की हड्डियाँ बाहर उभरी होती हैं, आँखें तिरछी और अधखुली होती हैं, कद मध्य आकार का और रंग पीला होता है। कद जो होता है मध्य आकार का होता है, रंग पीला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय में क्या है आपके? इनका निवास स्थान जो है वो पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी भारत। पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में मिलते हैं। इनकी अगर विशेषता या पहचान की बात करें तो शरीर एवं चेहरे पर कम बाल होते हैं, बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। रंग भूरा होता है, नाक पतली और उभरी होती है और आंखें खुली और बड़ी आंखें होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में देखें तो चौड़े सिर वाले, पाश्चात्य या लघु शीर्ष। नई जन प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है नेक्स्ट? चौड़े सिर वाले, पाश्चात्य, लघु शीर्ष। ये सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में इनका निवास स्थान है। सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इनका जो है निवास स्थान है। इनकी विशेषता और पहचान की तरफ देखें तो सिर इनका चौड़ा होता है, कद मध्यम छोटा और लंबा होता है, चेहरा गोल होता है, रंग गोरा होता है और नाक उभरी और लंबी होती है। जितने भी पश्चिमी और उत्तर भारत के भी जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका सब में रंग जो है वो गोरा होता है। जितने भी दक्षिण और पूर्व में पाए जाते हैं उनका रंग जो होता है वो काला होता है। ये भी थोड़ी आपको पहचान रखनी है। ये देख लीजिए भारत में किस तरीके डिवाइजेशन करना है कि पश्चिम में कौन कौन से होते हैं, उत्तर में कौन से होते हैं। राज्यों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उससे रंग और इनकी पहचान में कोई बड़ा भारी अंतर, ज़्यादा अंतर होने का है नहीं, ठीक है। अब हमारा अंतिम जो प्रजाति थी वो थी नार्डिक। इसका निवास स्थान देखिए पश्चिम में है तो रंग साफ होगा बिल्कुल, और यहाँ रंग साफ दिखा ही है। तो इनका पश्चिम में देखें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस वाले इलाकों में जो पश्चिम भारत में ये निवास करते हैं। और अगर हम बात करें सिर इनका लंबा होता है, नाक सुविकसित होती है, यानी विकसित होती है पूरी तरीके से, सुविकसित यानी कि ज़्यादा तरीके से, मतलब थोड़ी कम होती है। फिर अगर शरीर देखें संगठित होता है, शरीर की अगर हम बात करें तो संगठित होता है। तो अभी तक हमने जो देखी हैं तो प्रमुख जनजातियाँ प्रजातियाँ देखी हैं, उनके निवास स्थान देखे हैं और उनकी विशेषता, ठीक है। अगर अभी हम बात करें तो हमने पहले निग्रो देखी थी जिसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाई जाती थी। उससे बाद में जो हमने देखी थी वो हमने देखी थी प्रोटोस्टेरिया देखी थी, फिर उसके बाद मंगोलियाड देखी थी, फिर भूमध्य सागरीय चौड़े सिर वाले देखे थे, ठीक। फिर उसके बाद अगर हमने देखा था तो वो था हमारा नार्डिया जो हमारी लास्ट में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम ठक्कर बापा द्वारा ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बन जाता है कई बार कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। उसका नाम जो आप याद रखना है वह ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। भारत में जनजाति जनसंख्या के वितरण को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर भारत में जनजाति जनसंख्या के वितरण को हम देखें तो 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें देखो अभी हम पीछे में बता रहा था कि राज्यों को देखिए और उनके क्षेत्रों को देखिए किस क्षेत्र में पड़ते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश एक जो हो गया हमारा, कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी प्रदेश। दूसरा अगर हमारा मध्यवर्ती प्रदेश और तीसरा दक्षिण प्रदेश। भारत को 3 तरीके से जनजातियों के आधार पर बांटा है। तो इसमें अगर पहला है तो देखिए वो कौन था? उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश। इसके अंतर्गत हिमालय की तराई क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। यानी कि हिमालय की तराई का मतलब आप समझ रहे हो कि हिमालय के जो तराई यानी कि क्षेत्र में आते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, ये वाले जो राज्य होते हैं वो तराई क्षेत्र में आते हैं। मध्यवर्ती की अगर हम बात करें तो देखिए प्रायद्वीप भारत के पठारी क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण उत्तर प्रदेश, ललितपुर वाला क्षेत्र जो है, झारखंड, बिहार, गुजरात, उड़ीसा आदि राज्य इसमें शामिल हैं। अगर दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में पूरा अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य इसमें बिल्कुल शामिल है। तो 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी। दूसरा अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती क्षेत्र और तीसरे अगर हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र। जनजातियों के आधार पर इसी प्रकार से बांटा गया है। अगर आगे देखते हैं तो आगे क्या बात कही गई है कि जनजाति समूह अपनी संस्कृति और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो जनजाति के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है RRR, ठीक है। उसमें भी जनजातियों के बारे में दिखाया गया कि जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में, तो उसमें भी यही बात बताया कि जनजाति क्षेत्र जो होते हैं वो संस्कृति और संगठित क्षेत्र अपने क्षेत्रीय संगठनों के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया।
अब ये कहाँ कहा गया है? पहली बात ये कि भारतीय संविधान में इन्हें किस नाम से पुकारा गया है? तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 342 में। आर्टिकल 342 में अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिकल 342 में क्या है, तो हम कहेंगे अनुसूचित जनजाति, इसका विवरण मिलता है। ठीक, किंतु भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं है, यानी संविधान में कहीं भी अनुसूचित जनजाति क्या होती है इनके बारे में बताया नहीं गया है, अगर हमसे बात पूछी जाए तो यहाँ पर। तो अब हम वस्तुतः बात करते हैं कि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहने का मुख्य कारण स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा इनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान, यानी कि अंग्रेजों द्वारा इनकी भौगोलिक पहचान किस क्षेत्र में रहते हैं, इनका व्यवहार कैसा था, इनकी संस्कृति विशेषता क्या है, इनके रीति रिवाज इत्यादि को आधार मानकर इन्हें अनुसूची में सूचीबद्ध किया। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पहले अंग्रेजों के द्वारा इनके भौगोलिक क्षेत्र को पहचाना गया, किस क्षेत्र में रहते हैं, पर्टिकुलर रूप से किस क्षेत्र के रहने में, इनका व्यवहार कैसा है, इनकी संस्कृति विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, क्या क्या रीति रिवाज हैं इनके, इसी आधार पर इनको जो है विशिष्ट अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब है भारत के प्रमुख जनजाति समुदाय के बारे में। जो जनजातियाँ एक साथ रहती हैं, हमने देख लिया है कि कौन से आर्टिकल की बात की गई है, हमने प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर लिया कि सबसे पहले जो कहा गया है सर्वप्रथम ठक्कर पापा ने कहा है आदिवासी शब्द, परंतु आर्टिकल संविधान के 342 में इसके बारे में विवरण है कि अनुसूचित जाति को मतलब जाना जाता है, परंतु अनुसूचित जनजाति कहीं परिभाषा नहीं है, जैसे कि पता चल सके अनुसूचित जनजाति क्या होती हैं या किस प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे पहले इन समुदाय की बात करते हैं। जनजाति समुदाय एक भील है, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। इसका स्रोत अगर हम देखें तो मई 2014 में इसके स्रोत हैं, तो tribal.nic.in इस वेबसाइट पर जाओ और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भील शब्द की उत्पत्ति है द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है धनुष। भील शब्द की उत्पत्ति जो है वो भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है धनुष, और ये भील शब्द है कि इसका द्रविड़ शब्द है। भील जनजाति लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह होते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें थोड़े से, तो इसमें आप लिख लेना कि इनके जो जनजाति रीति रिवाज जो होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, राजपूतों की तरह होते हैं, एवं ये भीली भाषा का प्रयोग करते हैं, भीली भाषा का ये प्रयोग करते हैं। अगर हम दूसरी जनजाति की बात करें तो गोंड, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। इसका मुख्य केंद्र जो है या सकेंद्र कह सकते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निवास करती है। तो इसकी भी हमने भाषी वेबसाइट पर देखा है, इसको देख लेना। तो द्रविड़ परिवार की जनजाति है, ये कौन से परिवार की है, द्रविड़ परिवार की। देखिए जैसा हमने एक तो बहुरूपीय परिवार, एक द्रविड़ परिवार, एक गोष्ठ परिवार, ये हमने परिवार पढ़े थे हिंदी में, तो उन्हीं में से एक द्रविड़ परिवार है, तो उसी की प्रकार की जनजाति है। और इसकी भाषा जो है वो गोंडी है। इसका मुख्य देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा पेन, जिन्हें सूर्य कहते हैं, ये हैं इनके मुख्य देवता। मुख्य देवता की बात करें बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा पेन, यानी कि सूर्य को ज़्यादा मानते हैं अगर देवता के रूप में हम बात करें तो। ठीक, इन जनजातियों का भूत प्रेत, जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है, यानी कि गोंड जनजाति के लोग जो हैं वो भूत प्रेत, जादू टोना आदि पर इनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, और ज़्यादातर देखते हैं कि इन्हीं से ही रिलेटेड इनकी ज़िंदगी जो है वो रहती है। आगे अगर नेक्स्ट की हम बात करें संथाल, तो संथाल जनजाति के लोग जो हैं कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। संथाल जनजाति के लोग जो होते हैं वो कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम राज्यों में निवास करती है। यह भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम राज्यों में निवास करती है। संथाल प्राय नाटेगत के होते हैं। इनकी नाक चौड़ी तथा चपटी होती है। इनका संबंध प्रोस्टेरिया से होता है। देखो प्रोस्टेरिया वही है जो प्रोस्टेरिया मैंने बताया था, मध्य एवं दक्षिण भारत में, मध्य एवं दक्षिण भारत में ये जंगलों में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं। ये कैसे होती है इनकी पहचान, बाल जो होते हैं लहरदार होते हैं, प्रोस्टेरिया की बात कर रहे हैं हम, लहरदार नाक, चौड़ी चपटी, नीचे की ओर दबी होती है, और अन्य अक्षर जो होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, निग्रो के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब संथाल के बाद में जो आएगी वो जनजाति आएगी आपकी मुंडा। कौन सी जनजाति है, मुंडा जनजाति है। इन जनजातियों का प्रमुख क्षेत्र जो है वो झारखंड है, प्रमुख क्षेत्र जो है झारखंड है। इसके अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में भी निवास करते हैं। मुंडा भाषा ओस्टिया परिवार की भाषा है। मुंडा भाषा जो कौन सी है, ओस्टिया। भी मैंने बात की थी सबसे पहले बहुरूपीय परिवार, हिंदी बहुरूपीय परिवार की है। ठीक है, द्रविड़ परिवार की अगर हम बात करें तो गोंड शब्द जो है,
जो भील शब्द है वो किसका है, वो द्रविड़ परिवार का है। और अब तीसरे नंबर पर ओस्टिया परिवार, और फिर एक होता है चीनी तिब्बती परिवार। तो उनमें तीसरे नंबर का जो है ओस्टिया परिवार, उसी से मुंडा भाषा का संबंध है, जिनमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधी शब्दावली भरमार है, जो इनकी संस्कृति पर प्रकाश डालती है। सरहुल इनका प्रमुख त्यौहार है। सरहुल जो त्यौहार होता है वो इनका कैसा होता है, प्रमुख त्यौहार होता है सरहुल। ठीक है। और नेक्स्ट और आज की वीडियो की जो लास्ट जनजाति है वो है आपकी बोडो। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें 2 वीडियो बना रहा हूँ उनको, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटी छोटी 2 वीडियो बना दूँ और 2 वीडियो में प्रजातियाँ और जनजातियों को कवर किया जाएगा, जिनको आप बार बार था आराम से, क्योंकि छोटी वीडियो में जो होता है आदमी मतलब किसी बच्चे को, स्टूडेंट को जो है बोरियत नहीं आती है, और वो छोटी वीडियो को 2 बार 3 बार, एक बार रिवाइज करके देख सकता है, तो उससे ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छे से ज़्यादा कवर किया है। तो हम बोडो की बात कर रहे हैं। यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। बोडो समूह कछारी, गोरो, मेंच, डिमासा, लालुंग आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है। ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं, जो तिब्बत बर्मा परिवार की है। अभी मैंने बताया चौथा परिवार जो होता है हमारा, वो होता है तिब्बत बर्मा परिवार का होता है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान में छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। बोडो जनजाति वाला क्वेश्चन अच्छा, निम्न में से कौन सी जनजाति को जो है बस भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट जो जनजाति और प्रजातियों का पहला पार्ट जो है वो ये आपने देख लिया है, और अब मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो जल्द ही मतलब अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको सही से समझ आई होगी, और चाहो तो इसमें से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वैसे फ़िलहाल में शॉर्ट नोट्स ही हैं, ये क्विक रिवीजन है आपका। तो अगर चाहो तो इसमें से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ज़्यादातर हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।